तो लेट्स डिस्कस द डीपीवी, है ना, क्योंकि डीपीवी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी तो समझो कि डीपीवी के क्वेश्चंस देने की शुरुआत भर हुई है बेटा। 13 क्वेश्चंस थे ना इस डीपीवी में, 13 क्वेश्चंस थे। ओके तो थोड़े क्वेश्चंस आपको इस डीपीवी में दिखेंगे जो कि किस तरह के हैं, हॉलो शेल के ज़्यादा हैं, है ना। हमने क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे काफ़ी मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन व्हाट सॉलिड, जहाँ पे बल्क बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर बल्क वाले कम हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक बात बता दी थी कि भैया अ चार्ज लेस कैविटी इज एज गुड एज बल्क। और दूसरी बात, अगर फिर भी परेशान कर रही है शेल, कंडक्टिंग शेल, तो अपनी मर्जी से उसको थोड़ा सा क्या कर लो, मोटा कर लो, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 दो तरीकों से बताऊंगा, बढ़िया सवाल है। देखो इसने क्या रखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर इज 10 वोल्ट्स एंड दैट ऑफ आउटर शेल इज 5 वोल्ट्स, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी। आजा, इसके पोटेंशियल 5 वोल्ट और इसके पोटेंशियल 10 वोल्ट का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन्फिनिटी से एक +1 कूलाम चार्ज को यहां तक लाने में +5 जूल काम किया गया होगा और यहां तक लाने में 10 जूल काम किया गया होगा। नाउ चार्जलेस कैविटी इज एज गुड एज बल्क, इसलिए अंदर जाकर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, अंदर कोई काम ही नहीं करना, तो इन्फिनिटी से लेकर सेंटर तक वही काम करना है जो इन्फिनिटी से लेकर के यहां तक करना है, इसलिए सेंटर का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। फील नहीं आई सर? दूसरा तरीका, पहले इसको दोबारा समझो भाई साहब। इन्फिनिटी से लेकर जितना काम यहां तक करना है उसके बाद तो आगे कोई काम करना ही नहीं है, क्योंकि इट इज अ चार्जलेस कैविटी, सो इट इज बेसिकली बल्क। बल्क में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो फिर अंदर काहे का काम होगा, यानी कि सेंटर तक जाने में भी 10 जूल का ही काम करना पड़ेगा। सो द पोटेंशियल एट द सेंटर इज स्टिल 10 वोल्ट। लेट अस से हमें समझ में नहीं आया, मानिए चार्जेस हैं Q1 Q2, इस तरह के सवाल अभी मैं करवाने वाला हूं आज। और भी दूसरा तरीका बता रहा हूं, मान लीजिए चार्जेस हैं Q1 और Q2, आइए इसका पोटेंशियल लिखते हैं। इसका पोटेंशियल, ये इस शेल के लिए सरफेस का पॉइंट है, यानी KQ1/A, ये इसका पोटेंशियल है इसकी वजह से, प्लस KQ2/B, क्योंकि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/रेडियस एंड इट इज गिवन टू बी 10 वोल्ट। बहुत लंबा तरीका बता रहा हूं, लेकिन यह भी काम आएगा। यहां पर दो वेरिएबल है Q1 और Q2, आइए इसका पोटेंशियल लिखते हैं। ये बाहर वाले के लिए बाहर का पॉइंट है या सरफेस का पॉइंट है, यानी KQ2/B, प्लस इसके लिए ये बाहर का पॉइंट है, इसलिए फॉर्मूला है KQ/सेंटर से डिस्टेंस, इट इज गिवन टू बी 5 वोल्ट। दो वेरिएबल हैं Q1 और Q2, सॉल्व करके Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ A एंड B। अब पूछा क्या है, पूछा है इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी ये तो इन दोनों के लिए ही अंदर का ही पॉइंट है, दोनों के लिए ही अंदर का ही पॉइंट है, तो फॉर्मूला है KQ/रेडियस प्लस KQ/रेडियस। ध्यान से देखो, यही मेरा आंसर है और ये चीज तो यहां लिखी हुई है, इसलिए आंसर है 10 वोल्ट। उतना जबरदस्त सवाल नहीं था, लेकिन इस तरह के सवाल अभी ज्यादा करवाए नहीं थे, आज करवाने वाला था, फिर भी दे दिया, कोई बात नहीं। समझो दोनों तरीके, बेस्ट तरीका कौन सा है तुम खुद फील करो।
किसने ये ओरली आंसर निकाल लिया था कि यार सेंटर तक जाने में तो कोई काम ही नहीं करना है। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने ओरली आंसर निकाल लिया था। गुड, बट फील भी आनी चाहिए, ठीक है। ठीक बात है संतोष तुम्हारी, अच्छी बात है, पर साथ में यह बात भी कहनी जरूरी है कि अ चार्जलेस कैविटी इज एज गुड एज बल्क। ठीक है, यह बात भी तुम्हारी इस लाइन में ऐड होनी चाहिए कि भाई साहब कंडक्टर के चाहे इनर सरफेस हो चाहे आउटर सरफेस हो चाहे बल्क हो, सब जगह पोटेंशियल सेम ही होता है। और भाई साहब अंदर बल्क ही तो है। नाइस। ये लंबा तरीका है, ज्यादा काम का नहीं है। फिर क्यों बताया? क्योंकि और कई क्वेश्चंस में काम आएगा, जैसे कि जिस तरह क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं आपको। चलिए, पैराग्राफ, सच अ ग्रेट पैराग्राफ, बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है ये। एम्प्टी थिक कंडक्टिंग शेल of inner radius A and outer radius B shown in the figure. It is observed that the inner surface has minus sigma, outer surface has plus sigma. Okay, fundamental. तो अब हालांकि थोड़ा सा मैंने अर्थिंग के बारे में बताया नहीं था, आज बताऊंगा, बट इतना पहले बता चुका हूं कि अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थिंग का मतलब होता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ट्राई किया है तब तो करें डिस्कस। और अगर लग रहा है कि यार ये अर्थिंग वर्थिंग हमारे को चमकी नहीं है तो फिर मैं आज की क्लास के बाद भी कर सकता हूं, लेकिन अभी डीपी में बहुत बाकी है। तो आइए, सबसे पहले तो ये समझना कि इन दोनों पर सालों पर चार्ज सेम कैसे आ गया, इक्वल एंड अपोजिट कैसे आ गया, शायद। अच्छा, दूसरी बात, चूंकि ये यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज पक्का सेंटर पे रखा होगा और वो भी पॉजिटिव रहा होगा। चूंकि ये भी यूनिफॉर्म दिया, इसका मतलब बाहर कोई चार्ज नहीं है। याद करो, ये सेंटर पर रख दिया। अब ये गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। है कितना? प्लस क्यू प्लस माइनस सिग्मा इंटू एरिया मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए फ्लक्स जीरो है, इसलिए चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है। यानी सेंटर पर एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा। तो पहला पार्ट है, if a point charge is placed at the center of the shell, then choose the correct statement. This charge must be positive and the magnitude must be this. ये हमारा पहला सवाल इस पैराग्राफ का हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, आइए देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर किस किस को लगता है कि यार सही नहीं है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर किस किस को लगता है कि यार सही नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए? लोकेश एक बच्चा कह रहा है कि मेरे ख्याल में ये आंसर सही नहीं है, सी एंड डी ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा, आइए देखते हैं। इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस सी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, ध्यान से देखना, ध्यान से, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ए कौन सा है भैया? ये वाला। तो आइए देखते हैं कि ए पॉइंट पर चार्ज फोर्स कितना लग रहा है। इसकी वजह से इस बंदे पर इलेक्ट्रिक फोर्स बताइए जीरो है या नॉन जीरो, चैट में लिखिए। मेरा आप सही कह रहे हैं। मेरा सवाल है, इस क्यूबी की वजह से क्यूए पर फोर्स जीरो है या नॉन जीरो है, यह सवाल है मेरा, बताइए, जवाब दीजिए। काफी सारे बच्चों का सही जवाब आ रहा है। जवाब जीरो नहीं है, जवाब है नॉन जीरो। भाई साहब, इसकी वजह से इस पर नॉन जीरो है, इसकी वजह से इस पर भी नॉन जीरो है। हां, इन दोनों की वजह से मिलाकर अंदर हर जगह बल्कि बल्क है, इसलिए अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए इस पर इन दोनों की वजह से मिलाकर नेट फोर्स जीरो है। और इस बंदे पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड माइनस सिग्मा की वजह से
40 इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की वजह से अपने ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दोबारा सुनना, इस बंदे पर इस शेल की वजह से नेट 40 क्यों? क्योंकि ये बंदा इसके ये माइनस सिग्मा जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल की वजह से अपने अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इस पर माइनस सिग्मा की वजह से 40 है। और इन दोनों ने अपने चार्जेस को इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी अब की बार ये बंदा नॉन यूनिफॉर्म हो चुका है, इसलिए इन दोनों की वजह से अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए ए पर फोर्स 0 है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात, तो मेरा जवाब है कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। क्यों? सोचिए किसी ने पूछा होता बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता, सोचिए किसी ने पूछा होता बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था इन दोनों की वो भाव तो बाहर बल की बल क्या, इसलिए बाहर 0 होगा। और अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है, अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है तो इस बंदे पर चार्ज यूनिफॉर्म होगा और इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/C²। बट जैसे ही आप यहां पर एक चार्ज रख देते हो, अब ये बंदा हो चुका है नॉन यूनिफॉर्म, इसलिए नया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते। क्या शानदार चीज है। अगर साला यहां चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर यही था, लेकिन जब यहां चार्ज आ चुका है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है नहीं बता सकते, और इसलिए बी पॉइंट पर फोर्स निकालना संभव ही नहीं है। यह मेरा जवाब है, इसलिए आंसर होगा ओनली एंड ओनली सेकंड। मजा आ गया? बोलो कोई डाउट? अक्षर दोनों सरफेस पर डिफरेंट चार्ज है, तो उससे मतलब अभी तक की हमारी कोई बातचीत में कोई खलल नहीं पड़ा इससे? क्या बकवास है? अजीब बात क्या है? जब यहां चार्ज नहीं था तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते थे, और जब यहां चार्ज आ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर फोर्स कैसे निकालोगे? इसने कैसे लिखे हैं दोनों ऑप्शंस? इसने लिखा है QB इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब तो यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं बता सकते। मजा आ गया? हाँ बी सी दिया, तभी तो पूछा मैंने कि क्या आंसर होना चाहिए। सो द आंसर इज ओनली बी, ओनली एंड ओनली बी इज द आंसर। ओके, हाँ, तो 8th के 6th पार्ट में भी यही आंसर दे रखा है, 8th के 6th पार्ट में भी यही आंसर दे रखा है, तो जवाब है नहीं बता सकते। 8th के 6th पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 के 6th पार्ट में आंसर है नहीं बता सकते। ठीक है, लोग लिख देते होंगे, बट मेरा जवाब यही है कि भैया नहीं बता सकते। मेरा जवाब तो यही है, और कारण शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस बंदे के रखने की वजह से ये बंदा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो चुका है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या आंसर की से एग्री करते हैं अक्षत जी? है ना, मुझे सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। इफ चार्ज QA इज मूव्ड इनसाइड द शेल। मजा आया? इस तरह के बहुत सारे सवाल ना, ऐसे तुम अगर ढंग से कर लो ऐसे लगेगा तुम्हें सारे एक जैसे हैं। तो क्या होगा, इसके यहां जाने की वजह से सिर्फ अंदर वाले का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्लास में करवा चुका हूं, इस बंदे को अलग रखा था, तब इसका तो नॉन यूनिफॉर्म था, लेकिन बाहर वाले का यूनिफॉर्म था। Charge distribution on inner only and only inner surface changes. The force acting on the charge B changes. आइए प्रश्न उठता है कि क्या B पर कोई चार्ज चेंज होगा? क्या
भाई साहब इन दोनों को तुम कहीं भी घुमाते रहो, इन दोनों के भाव तो बाहर हर जगह बल्क ही बल्क है, इसलिए इस बंदे को चाहे यहां ले जा, चाहे यहां ले जा, चाहे यहां ले जा, इन दोनों की वजह से इस पर कोई फोर्स था ही नहीं, तो इसको चेंज होने से उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। द चार्ज भी ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग स्लोली, गलत है क्योंकि उस पर फोर्स चेंज ही नहीं हुआ। दैट्स वाई द आंसर इज नन ऑफ दीज। मजा आ गया। पांचवा, इन द एब्सेंस ऑफ क्यूबी पोटेंशियल, बात ही मत करो हमारे साथ, पहले ही बता चुके हैं कि कंडक्टर के इनर सरफेस, आउटर सरफेस, बल्क, सब जगह का पोटेंशियल सेम होता है। सो पोटेंशियल आउटर सरफेस इज मोर की बात ही मत करना, देखते ही काट देता हूं मैं। बोथ द सरफेसेस हैव इक्वल पोटेंशियल। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन नंबर 5 में ये ना लिखा होता इन द एब्सेंस ऑफ क्यूबी, सोचो क्यूबी भी पड़ा हुआ है। अब बताओ पांचवें का आंसर क्या आएगा? अब बताओ पांचवें का आंसर क्या आएगा? एबीसी में से क्या आंसर आएगा अगर एक क्यूबी भी रख दिया गया है तो? जी हां, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पोटेंशियल तो कंडक्टर के हर पॉइंट का सेम ही होगा, चाहे वो आउटर सरफेस हो, चाहे वो इनर सरफेस हो, और चाहे वो बल्क हो। फोर्थ ऑप्शन में पोटेंशियल ऑफ द आउटर सरफेस, तो चूंकि इसने फिर आखिर क्यूबी की एब्सेंस में क्यों कहा? क्योंकि अगर क्यूबी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना नहीं आता, तो इसको फोर्थ ऑप्शन पूछना था, इसलिए इसने इस क्वेश्चन में बोला है इन द एब्सेंस ऑफ क्यूबी। सही है? तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, कितना आसान है, इन दोनों की वजह से तो यहां पर ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बल्कि पोटेंशियल भी जीरो है। सो इसका पोटेंशियल आएगा के क्यू, सिर्फ बाहर वाला चार्ज जो कि अब यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल की वजह से अपने सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बटा रेडियस। बोलो गलती समझ में आ रही है क्या? My favorite, question number 6 and 7. And no need to read them. No need to read them. हाँ, बस इतना सा ज्ञान मैं आज देने वाला था क्लास में कि किसी भी बंदे को अर्थिंग करने से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये बात मैंने अभी लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, ये बात मैं आज बोलने वाला था। इतना सा हजम कर लो ताकि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए। जवाब ये है कि इसको अर्थिंग करने का मतलब होता है इसका पोटेंशियल जीरो। तो भाई इसका इनर सरफेस का कि बल्क का एक ही बात है। अगले पार्ट में क्या रखा, अगर बाहर की बजाय अंदर वाले की अर्थिंग कर दी, करते रहो भले, मुझे क्या करना है, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। आप समझिए, मैंने ये पैराग्राफ पहले किया हुआ है, इसलिए इससे जुड़ी हुई बातें मैं क्लास में बताता रहता हूं। यही तो चीज समझने की है भाई, इसलिए तो कहता हूं कि नोट्स जो है वो जादू की छड़ी है। गुड विधान, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। सर इसमें जीरो लिखा हुआ है, जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि अर्थिंग करने से पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर का जीरो हो जाता है। ये बात हम आज करने वाले थे, ठीक है। अब इसके अंदर जो 6th और 7th के अंदर जो ऑप्शन है हमारे, थर्ड फोर्थ, ये मैं आज बताऊंगा तुम्हें। चार्जेस के बारे में कुछ तो पूछ रखा है, चार्ज कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, वो अभी बताया नहीं है, वो आज अर्थिंग के क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं बताना चाह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि ओनली द पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस बिकम जीरो, रॉन्ग। ओनली द पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस बिकम जीरो, रॉन्ग। पोटेंशियल ऑफ बोथ सरफेसेस विल बिकम जीरो। थर्ड फोर्थ ऑप्शन अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद कर लेंगे आज की मेरी क्लास के बाद।
क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कौन सा पूछना है? मेरे पास नया ज्ञान है नहीं, जो नया ज्ञान था पैराग्राफ का वो मैंने आपको दे दिया। अब मेरे पास जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें नया ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 13। हाँ, डीपीपी से ज़्यादा टाइम तो रिवीजन में लगा, लेकिन अब इस रिवीजन का फायदा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। नोट्स के बाद में इन क्वेश्चंस में कोई जोर नहीं आया, बहुत बड़े संतोष। क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा हूं, नया कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है पूछ लिया तो बता देते हैं। आजा, क्या कर रखा है? स्फेरिकल कैविटी इज मेड इन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r, चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4r, 0। मिहिर, थोड़ी सी बेशर्मी कर रहा हूं, बताना थोड़ी कोई दिक्कत तो नहीं तुझे? इतना सा इधर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे ही बताया था कि अगर पतला है स्फीयर तो उसे थोड़ा सा मोटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहां पे क्या रखा है? क्यू रखा है, गारंटी से यहां पे माइनस क्यू आएगा जो कि यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है। और सबसे बाहर प्लस क्यू आएगा, वो भी यूनिफॉर्म आएगा। ये चार्ज यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, ये डिसाइड करता है कौन? बाहर रखा हुआ कोई चार्ज। तो ये क्वेश्चन क्लास में कराया तो था भाई, इसमें क्या नया है? पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए, इन दोनों की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सिर्फ इस बंदे की वजह से होगा, और वो बंदा भी यूनिफॉर्म है, इसलिए आंसर है के क्यू बटा सेंटर से डिस्टेंस। खेल खत्म। जो बच्चे 11 पूछ रहे थे, अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछें, और ये सोचें कि आखिर क्यों ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है। जो नई चीज थी मैंने बताई अपनी तरफ से, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर तुमने ये डीपीपी ढंग से नहीं करी फिर अगली नहीं होगी, फिर अगली नहीं होगी। अभी कम से कम 2 डीपीपी कंडक्टर की बाकी है एटलीस्ट। क्लास में कराया हुआ सवाल है भाई, क्लास में कराया हुआ सवाल है, इसलिए पूछ रहा हूं। जी हाँ गर्वित, बिल्कुल सही कहा आपने, सेंटर पर निकाल लिया था, और वही है पोटेंशियल एट सी, वही है पोटेंशियल एट ए, क्योंकि a chargeless cavity is as good as a bulk। जिन लोगों से नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, आजा, क्या कह रखा है? A charge, point charge is placed off center, center is point O at distance x from the center of the cavity of an electrical surface, spherical surface। कुछ तो अजीब सी शेप दे रखी है, तो क्या कर लूं? यहां रख दिया चार्ज, पक्की बात है कि इस पर आएगा माइनस क्यू, एंड दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। पक्की बात है कि प्लस बाहर आएगा, प्लस क्यू, एंड दैट विल बी यूनिफॉर्म, क्योंकि दादा अकेले रह गए, नाना है ही नहीं। नाना है ही नहीं तो दादा को लगता है मैं अकेला रह गया हूं, घर तो मुझे ही संभालना है, मुझे ही अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। ये कहानी किताबों में नहीं लिखी हुई। तो द पॉइंट पी लाइज एट डिस्टेंस है आर, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी डिपेंड्स, कहेगा potential at point P will be only due to this Q, simply answer, simply इन दोनों की वजह से यहां से लेकर अनंत तक ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। The total charge Q will be induced on the outer surface which will be distributed uniformly। लुट गए, बर्बाद हो गए सर। और आएगी फील, है ना? ये तो एक मतलब ऐसे जिसको कहते हैं वार्म अप डीपीपी थी बेटा, वार्म अप डीपीपी इट वाज। डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास में फिर एक डीपीपी आ रही है। 5-7 क्वेश्चन और करते ही वी विल बी एबल टू क्रिएट 1 मोर डीपीपी। आइए, अगर फिर भी अभी भी कुछ अटक रहा है, डोंट वरी, आज की क्लास के बाद में और क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन करवा था जिनमें कि हम एनर्जी निकाल रहे थे, राइट? और क्वेश्चन करते हैं, आइए और क्वेश्चन करते हैं।
पहले देखें बाद में लिखें। बहुत पहले एकदम चैप्टर की शुरुआत में मैंने तुम्हें मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया था और मैंने कहा था कि अगर एक बंदे पर चार्ज मान लो Q है, दूसरे पर कुछ भी नहीं है सोचो, और उनको हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो कुछ चार्ज इस पर चला जाएगा। और बच्चे ये सोचते हैं कि ये चार्ज इस प्रकार से जाएगा कि आधा इस पर और आधा इस पर आ जाएगा, और मैंने कहा था कि यह बात सही नहीं है पूरे तरीके से। तो फिर सही क्या है? आज वो समय आया सही लिखने का। राइट डाउन। इफ टू कंडक्टर्स आर टच्ड, टच कर दिया जी, और connected by a conducting wire, then charges flow until their THEIR potential become same, until their potential become same। नियम ये है कि दो कंडक्टरों को आपस में टच कर दिया या फिर एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक बालक पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल बैटरी में भी ऐसा ही होता है क्या? जी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बैटरी इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर बंदे इधर उधर जाके रुक नहीं जाते, वो चलते रहते हैं। इसलिए उसकी बात अभी मेरे साथ मत करो। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्जेस को जहां जाना था वहां चले जाते हैं, रुक जाते हैं, और इस प्रोसेस में टाइम लगता है बिल्कुल ही कुछ मिली सेकेंड का, और फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्वेश्चन। ये मैंने दो कंडक्टिंग शेल्स दिखा रखी हैं, गोलाकार हैं लेकिन नहीं है इनके, बल्ब नहीं है, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है, यहां भी हवा है। इसको चार्ज दिया हुआ -Q मेरे द्वारा, यहां पर एक तार लगा रखा है, उस तार को कनेक्ट करने के लिए एक S यानी स्विच लगा रखा है, और बाहर वाली शेल पर मैंने चार्ज रखा है 3Q। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर एंड पोटेंशियल ऑफ आउटर व्हेन S इज ओपन। ये मेरे क्वेश्चन का ए पार्ट है। कम ऑन, जो अभी तक ज्ञान दिया है वो सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा आदमी का। S इज ओपन मतलब जिस पे जो चार्जेस थे वो वही हैं, कहीं कुछ नहीं गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एकदम भले ही टाइम लगे चीजों को समझने में, लेकिन एक बार समझ में आ गई ना तो ये जो 1.5 महीना हमने लगाया है वो भी हमारा सफल हो जाता है। इसलिए आई गिव सो मच टाइम टू दिस टॉपिक। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नीड टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन, जिन्होंने ढंग से पढ़ाई करी हमारे साथ।
इस टॉपिक में क्या है, वो सारे फॉर्मूले लगभग रिवाइज हो जाते हैं। इसलिए मेरा क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ऑफ इनर एंड पोटेंशियल ऑफ आउटर व्हेन एस इज ओपन। नाउ इट माइट लुक लाइक कि वो जो तुमने 4 सवाल करवाए थे, सुनना 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 मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, वो जो 4 सवाल कराए थे ना मैंने, हर सवाल की आत्मा उन्हीं में से है अगर तुम ढंग से ऑब्जर्व करो तो। इसकी तो कतई नहीं है, ऐसा तो वो था ही नहीं। आजा आजा बताता हूं कैसे था। क्या बताया था? अगर शैल परेशान करे तो उसे थोड़ा सा मोटा कर देना। टक 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 यार मैं पागल थोड़ी हूं जो मैंने 4 क्वेश्चनों में एक पूरा लेक्चर लगा दिया। 4 क्वेश्चन, सब कुछ वहीं से आ रहा है, सब कुछ ही। तुम्हें एहसास नहीं है अभी, देख लो नई चीज है। अब सुनो, इस -2 के बारे में सोचते हैं कि ये कैसा होगा और कहां होगा और क्या होगा। कैविटी में कितना चार्ज है? 0। इसका मतलब इस इनर सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? 0। क्यों सर? यहां पर बना लिया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस है बल्क में, बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो चार्ज एनक्लोज्ड 0, अंदर 0 तो इस S1 पर भी 0, यानी कि सारा का सारा चार्ज बाहर आ चुका है, यानी इस पर -Q है। दिस इज S1, दिस इज S2। अब फिर से ये एक गॉसियन सरफेस बनाया इसके बल्क में। देखो क्वेश्चन करने के लिए ये सब नहीं बता रहा हूं मैं तो तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि उन 4 क्वेश्चनों में क्या जादू है। फिर से इसके अंदर चार्ज 0 होना चाहिए। कितना है? 0 0 -Q, इसलिए इट मस्ट बी +Q। और टोटल चार्ज क्योंकि 3Q था, इसलिए इट मस्ट बी 2Q। सुनिएगा, इस सवाल को करने के लिए ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा फील आ रही है। अब वो जो 4 सवाल थे उनमें क्या हमने 1 2 3 4 सरफेसेस की वजह से पोटेंशियल लिखने नहीं सीखे क्या? आजा इसका पोटेंशियल लिखता हूं, आजा इसका पोटेंशियल लिखता हूं। अंदर कोई चार्ज है नहीं, S1 पे 0 है, S2 के सरफेस पे है, KQ बटा सेंटर से डिस्टेंस प्लस ये जो S3 है, S3 के लिए ये अंदर का पॉइंट है। अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ बटा रेडियस प्लस ये जो बाहर वाला 2Q है, इसके लिए ये अंदर का पॉइंट है। फॉर्मूला है KQ बटा रेडियस। बोलो तकलीफ? और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब तुम ऐसे फैला फैला क्वेश्चन करोगे ना पूरा खोल खोल के, तब तुम्हें अपने आप चमक लग जाएगा। अच्छा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मेरे बताने से नहीं होगा। Let us try to write down V outer, that is much easier, क्योंकि सभी के लिए ये बाहर का पॉइंट है। 2A होगा, ओके सॉरी, दिस विल बी 2A, सॉरी 0 -Q के लिए बाहर का पॉइंट है। फॉर्मूला है KQ बटा सेंटर से डिस्टेंस, इसके लिए बाहर का पॉइंट है। फॉर्मूला KQ बटा सेंटर से डिस्टेंस, इसके लिए सरफेस का पॉइंट है। सरफेस और बाहर की एक ही बात होती है, इसलिए फॉर्मूला है KQ बटा सेंटर से डिस्टेंस। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बी पार्ट है मेरा इस क्वेश्चन का, फाइंड चार्जेस ऑन ऑल फोर सरफेसेस इफ स्विच इज क्लोज्ड। सर वो पिछले वाला आपने जल्दी से लिख के मिटा दिया, दोबारा आ जाएगा, डोंट वरी, दोबारा आ जाएगा भाई, क्यों चिंता कर रहा है। लेकिन ये लैंग्वेज बड़ी अजीब लगती है लोगों को, बत्तियां बुझा दो। नहीं, ये बुझाई वाली बत्ती नहीं है। फिजिक्स के अंदर स्विच किस प्रकार का दिखता है, आप चाहें तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा। स्विच को बंद करने का मतलब एक्चुअल में कनेक्शन चालू करना है। हमारे घरों में क्या है, अबे बत्ती बंद कर दे, क्लोज मतलब बंद कर दे तो लाइट बंद हो जाती है। यहां पर बंद करने का मतलब है कनेक्शन ऑन हो जाना। स्विच इज ओपन्ड, ओपन जैसे कहते हैं बत्ती खोल दे, तो घर वाली जो बातें हैं उससे एकदम अलग है। यहां पर क्लोज मतलब कनेक्शन चालू, ओपन मतलब कनेक्शन बंद। पहले तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल फोर सरफेसेस पर चार्ज निकालना है अगर स्विच को बंद कर दिया जाए। हां, क्लोज मींस सर्किट क्लोज, यस। तो क्या कहानी है सर? मान लिया फाइनली यहां पर जीरो और यहां पर एक्स। तुम्हें कैसे पता लगा अंदर जीरो? अबे सोच, अगर यहां पे जीरो नहीं होता तो गॉस लॉ ही फेल हो जाता ना। इसलिए यहां तो पक्का जीरो होगा क्योंकि कैविटी में कोई चार्ज नहीं है। ओके, ये एक्स तो ये पक्का माइनस एक्स। क्या सर ऐसा हमेशा ही होगा क्या? बिल्कुल ऐसा हमेशा ही होगा, लेकिन फिर रटो क्यों, चीजों को समझो। ये माइनस एक्स है तो बाहर वाला कितना होगा? 3q प्लस एक्स होगा, क्योंकि नेट चार्ज पूरे सिस्टम का कंजर्व होना चाहिए। सॉरी, गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, 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 गलती कर दी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब ये सारा बंदा एक सिंगल बन चुका है कनेक्ट होने की वजह से, इसलिए इस पूरे कचरे का टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? तो याद करो, यहां पर माइनस क्यू दिया हुआ था, बाहर 3q दिया हुआ था। अभी टोटल चार्ज जो है इस सिस्टम का 2q होना चाहिए। उसमें से अंदर कितना है? 0 प्लस 0, इसलिए सबसे बाहर होगा। दोबारा सुन लो, अब की बार ये बकवास गलत है कि इन दोनों सरफेसेस का नेट चार्ज कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि अब की बार यहां भी चार्ज आ सकता है, जा सकता है। इसलिए अब की बार सही स्टेटमेंट ये है कि इन चारों सरफेसेस का नेट चार्ज सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ओके, अब क्या करें सर? अब नियम क्या है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्या नियम है? जब कंडक्टरों को कनेक्ट कर दिया जाता है तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, और इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, झटाक से हो जाता है। तो जरा इसका पोटेंशियल लिखो और इसका पोटेंशियल लिखो और दोनों को इक्वेट करो और आंसर निकालो क्या आता है। कम ऑन, मजा आएगा आपको। प्लीज खुद लिखिएगा, मैं भी लिख रहा हूं, प्लीज खुद से लिखिएगा और ए पार्ट में से चेपिएगा भी नहीं। प्लीज खुद से लिखिएगा। प्लीज चेपे नहीं, मैंने लिख तो दिया है बोर्ड पर, लेकिन इस तरह की खूब सारी गलतियां करवा रहा हूं मैं आपसे।
तो अब शायद तुम्हें समझ में आया कि मैंने ए पार्ट क्यों करवाया था, क्योंकि बी पार्ट में मैं उन पोटेंशियल्स को लिखकर इक्वेट करना चाह रहा था। सॉल्व करो, आंसर बड़ा मजेदार आएगा। सॉल्व करना, आंसर आएगा x बराबर 0। सर 0 कैसे आया? ये टर्म कट गई। kx बटा a बराबर kx बटा 2a, x और x कट गया। अबे काट दिया तो 1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी x को काटना अलाउड नहीं है। याद करो, जब हम काटते थे तो हम ये अज्यूम करते थे कि वो टर्म 0 नहीं है। मैथ्स की भाषा में बोले तो अबे दोनों तरफ से कट रहा है तो साले काटना तभी अलाउड है ना मैथ्स की भाषा में, जब वो 0 ना हो। और काट दिया तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। इसका मतलब गलती क्या करी है? गलती ये करी कि x बराबर 2 है। काय का कट रहा है? इधर देख, kx बाई ए बराबर kx बाई 2 है, इसको उधर ला तो बनेगा kx बाई 2a बराबर 0। अब k थोड़ी 0 है, a थोड़ी इंफिनिटी है, इसलिए x बराबर 0 है। दोनों तरफ से कट रहा है। समझ में आ गया हरिंदर जी? काटना ऐसे अलाउड थोड़ी है। याद करो मैथ्स में गलती करवाते थे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन 2, ऐसा कुछ लिखते थे और तुम कहते थे ट्र, ट्र। याद आ गया? ऐसे काटना अलाउड तभी है जब वो चीज 0 ना हो, वरना एक रूट मिस हो जाता है। और वैसे भी इक्वल क्यों कर रहे हो? इसको इधर लेके आओ, ये है 1, ये है 1/2, बनेगा 1/2 इक्वल टू 0। आंसर आ गया। इंटरेस्टिंग आंसर। इसका मतलब 0 0 0 और 2q, सारा का सारा चार्ज बाहर। नाउ दिस आंसर मस्ट नॉट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। दिस आंसर मस्ट नॉट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। क्यों? क्योंकि पहले ही बताया था कि किसी भी कंडक्टर को कोई भी चार्ज दे दो वो उसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा। पहले तो यहां पर 2 कंडक्टर थे, लेकिन इनको बंद करने से अब एक सिंगल बंदा बन चुका है, तो सिंगल बंदे का सारा चार्ज बाहर आना ही था। इसमें नया क्या है? बोलो, समझ में आई बात तो? आंसर आया। सोचा यार क्यों 0 आया, तो समझ में आया कि भाई किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा सरफेस पे आ जाता है। तो ये कंडक्टर एक थोड़ी है, इसको बंद करने पर ये कंडक्टर एक ही तो बन चुका है। और अकेले कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाएगा वो सारा उसके सरफेस, आउटर सरफेस पर आ जाएगा। इनफैक्ट और अगर बाहर जगह दोगे तो और बाहर आ जाएगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी, लेकिन इसको रटना मत, अगला क्वेश्चन करना, अब खुद करना आपको। तीन कंडक्टिंग शेल्स हैं, शेल हैं सारी की सारी, रेडियाई है A 2A 3A। अंदर वाले को चार्ज मैंने दिया हुआ +q, बीच वाले को चार्ज मैंने दिया हुआ -4q, बाहर वाले को मैंने दिया हुआ 7q। इस तार को भी समझिएगा जरा, तार को समझिएगा, यहां से कनेक्ट किया, इसका मतलब होता है कि इससे टच नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से गुजारते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज का मतलब होता है कि ये इससे टच नहीं है। और एक स्विच लगा रखा है, यानी अगर मैं स्विच को बंद कर देता हूं
अगर मैं स्विच को बंद कर देता हूं तो कौन कौन कनेक्ट होगा जी? सबसे अंदर वाला और सबसे बाहर वाला कनेक्ट होगा। क्वेश्चन है फाइंड चार्जेस ऑन all 6 surfaces if S is closed। पूरे 7 मिनट का टाइम है सबके पास, कोई आंसर नहीं लिखेगा, अपनी अपनी कॉपी में करेंगे सब लोग, जैसा समझ में आया, जो समझ में आया सब कुछ। पुराना देखना चाहते हो देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। कम ऑन। लेकिन करने से पहले मेरी बात का ध्यान सुनना, करने से पहले मेरी बात का ध्यान सुनना, करने से पहले मेरी बात ध्यान सुनना। बच्चे कहते हैं ये तो घटिया क्वेश्चन है, तुमने ही तो बताया कि सारा सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। अब की बार ये तीनों मिलकर एक सिंगल कंडक्टर नहीं बने हैं, इसलिए वो बात जो पिछले क्वेश्चन में लगाई थी वो यहां पर मत लगा देना भैया। हां, अगर इसमें तीनों को कनेक्ट कर दिया जाता तब आंसर अवश्य आता। 0 0 0 0 0, सारा बचा हुआ बाहर। कितना बचा हुआ जी? 7 और 1 8 -4, बाहर आता +4Q और अंदर सब पांचों सरफेस पे होता 0 0 0 0 0 0। लेकिन अभी ये सिंगल कंडक्टर नहीं है, इसलिए वो बकवास मत करना। तो सर कैसे करें? जो समझ में आए करो, अब तक जो समझा है मैं तो कर ही दूंगा, और कोशिश करें कि लंबा ना करें। क्या करूं सर? जो भी तेरे को समझ में आ रहा ना उसको मान ले और उसके ऊपर सॉल्व कर। रिजल्ट आ गया तो मतलब सही है, नहीं आया तो नहीं आया। चलिए अब कर रहे हैं सब लोग, अब सब लोग कर रहे हैं, इधर देखेंगे सब लोग। अब नहीं करेंगे कोई भी, सब इधर देखेंगे, क्योंकि मैं सबसे छोटा तरीका बता रहा हूं। मान लिया चार्ज है x, मान लिया चार्ज है -4Q, और मान लिया सबसे बाहर वाला चार्ज है, इस पे कितना था रे? पहले कितना था? Q था क्या? इस पर पहले Q था ना, तो Q और 7Q मिलकर के 8Q। सबसे छोटा मेथड बता रहा हूं मैं। क्या? बीच वाले को तो किसी से कनेक्ट ही नहीं किया तो उसका टोटल चार्ज इतना ही रहेगा। अंदर वाले का टोटल चार्ज मान लिया x, और सबसे अंदर और सबसे बाहर वाले का टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए था, इसलिए इस बंदे का टोटल चार्ज 8Q - x। क्या बकवास कर रहे हो? ये टोटल चार्ज मतलब, टोटल चार्ज मतलब अंदर और बाहर वाले का मिला करके यार। तभी तो कह रहा हूं सबसे छोटा तरीका है। सर समझ नहीं आ रहा तो मोटे करके देख लेना भैया। अब एक ही वेरिएबल x, नियम क्या कहता है? नियम कहता है अंदर वाले का पोटेंशियल बराबर बाहर वाले का पोटेंशियल कर दे। आजा, इसका पोटेंशियल लिख रहा हूं खुद की वजह से, kx अपॉन रेडियस, क्योंकि इसके सरफेस का पॉइंट है। इसकी वजह से यहां का पोटेंशियल kq अपॉन किसी भी बंदे की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा kq बटा रेडियस, प्लस के सबसे बाहर वाले की वजह से ये अंदर का पॉइंट है, फॉर्मूला है kq बटा रेडियस। ये हो गया सबसे अंदर वाले का पोटेंशियल बराबर सबसे बाहर वाले का पोटेंशियल। इसके लिए ये बाहर का पॉइंट है, बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल फॉर्मूला kq बटा सेंटर से डिस्टेंस, प्लस kq बटा सेंटर से डिस्टेंस, प्लस kq बटा उसके तो सरफेस का ही है। सर इतनी फास्ट कैसे लिख दिया आपने? तुम भी कर लोगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो? ये टर्म तो कट गई, ये टर्म तो कट गई। ये क्या बना? kx बाई ए इधर आ गया तो kx 2kx बाई 3a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 यानी 1/6 k 4q अपॉन 6a। ये गया तो ये 2 4 x बराबर आ गया q। सही किया कह रहे मैंने कैलकुलेशन में। कितने लोगों ने सही किया था? ये क्वेश्चन लिखी थी कितने लोगों ने? और ऐसे लिखी थी विदाउट कंसीडरिंग कि ये मोटे करूं। सर मोटे करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है भाई।
मोटे करने से सही आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा ना उसमें यार, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं अमन, लंबे तरीके से किया लेकिन सही कर लिया है, इट्स गुड। अब इसको सीखो, लंबे मेथड से भी इक्वेशन सेम ही आएगी, यही तो चीज सीखनी है। अब ये मेरे बताने से नहीं आएगा, समझ गया रुद्र, खुद अपने दिमाग से। सर और क्वेश्चन डीपी में गणित से मिल जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। अभिजीत जी कह रहे हैं थोड़ा अलग किया है, क्या अलग किया भाई इसके अंदर तुमने। कोई बात नहीं हिमांशु, अब समझो। हाँ, और ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, मोटा करके किया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मोटा करके करो ना, थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन इक्वेशन सेम आएगी और आंसर भी सेम आएगा। और ये सब संघर्ष खुद करें, वो सारा संघर्ष खुद करें, और ऐसे क्वेश्चंस आपको डीपी में बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आंसर वही आ रहा है कि शायद चेंज ही नहीं हुआ कुछ चार्ज में। आंसर कुछ ऐसा आ रहा है कि चार्ज में कोई चेंज ही नहीं हुआ, राइट। कि तो कोई बात नहीं, बाय द वे हुआ ऐसा, बाय द वे ऐसे डेटा थे, बाय द वे ऐसे डेटा दिए थे कि पहले ही इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम था। डेटा ही ऐसे थे कि तुम इनका पोटेंशियल निकाल के देख लेना, वो सेम रहा होगा। वो मेरे से गलती हुई है, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो, पर वो कुदरती ऐसा हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये तो समझ में आ गया ना, अब की बार सारा सारा चार्ज बाहर नहीं गया है, अंदर भी चार्ज पड़ा हुआ है। ध्रुव गुप्ता जी, सारा सारा चार्ज बाहर नहीं गया है, अभी भी अंदर चार्ज पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे रटते हैं कि ऐसे कनेक्ट करने से ना सारा सारा चार्ज बाहर आ जाता है। भाई साहब, पिछले क्वेश्चन में तो वो बात सही थी, इस क्वेश्चन में वो बात सही नहीं है। ओके, जो चीज रटने की है ना, वो मैं अपने आप हाईलाइट करके लिखवा रहा हूं पॉइंटों से, कि 1 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, सब अपने आप लिखवा रहा हूं मैं। अगली लाइन लिखो, अभी जो लाइन लिखवाई थी पोटेंशियल वाली, वो भी याद करने की है। क्या, कोई भी दो कंडक्टरों के बीच में चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी एक लाइन और लिख लो, अर्थ हैज बीन अज्यूम्ड, अर्थ हैज बीन अज्यूम्ड अ large conductor of zero potential. Earth has been assumed a large conductor of zero potential. धरती का पोटेंशियल कितना होता है भगवान जाने, 0 मान लिया गया है। हम तुम और दुनिया के सारे लोग इस बात पर राजी हो गए हैं कि भैया धरती का पोटेंशियल हम 0 मानेंगे। That's why if any conductor is earthed, comma, its potential also becomes 0. Its potential also becomes 0. ये निशानी है अर्थिंग की, ये इस तरीके से, इसका मतलब होता है अर्थ करना। ठीक है जी, अर्थ करने से, अर्थिंग शब्द देखते ही तुम्हारे मन में एक ही विचार आना चाहिए, जिस कंडक्टर को अर्थ किया है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। बस तो एक सॉलिड कंडक्टर आपके सामने है जिसमें एक कैविटी है, कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा गया है, कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा गया है, और कंडक्टर को चार्ज Q मेरे द्वारा एक्स्ट्रा बाहर से दिया गया है। प्रश्न उठता है कि अभी चार्जेस क्या क्या हैं। बहुत सिंपल,
यहां पर तो चार्ज होगा 0, क्योंकि अंदर कैविटी में कुछ है ही नहीं, इसलिए सारा चार्ज कहां होगा? बाहर, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का टोटल चार्ज जो है वो Q है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड चार्जेस ऑन बोथ सरफेसेस, फाइंड चार्जेस ऑन बोथ सरफेसेस इफ S is closed। अगर स्विच S को बंद कर दिया जाए, यानी कि इस कंडक्टर को धरती से कनेक्ट कर दिया जाए, तो बताओ कि इनर और आउटर सरफेसेस पर चार्जेस कितने कितने होंगे। कम ऑन, लिखिए, मजा आएगा। जो भी समझ में आए वो लिखिए। मेरे नियम खत्म हो चुके हैं, तैयारी मतलब थ्योरी खत्म हो चुकी है मेरी, क्वेश्चन करा रहा हूं अब तो मैं। सही है लक्षित? जो भी समझ में आया वो करो। जो भी तुम्हें लगे कि यार मुझे तो लग रहा है सर कि अंदर 0 होना चाहिए और मुझे भी लग रहा है कि अंदर 0 नहीं होना चाहिए, तो दोनों को चेक कर भाई, मेरे पर डिपेंड मत कर। मेरा काम खत्म हो गया, अब मेरे पास जो ज्ञान था खत्म हो चुका। अब एक दो छोटे मोटे ज्ञान है वो दे दूंगा, बाकी मेरे पास गोलों वाले क्वेश्चनों के ज्ञान खत्म हो चुके हैं। ज्ञान खत्म है मेरे पास, पहले बता रहा हूं मैं। कर रहा हूं। मान लिया अंदर सरफेस पर चार्ज x है, मान लिया बाहर वाले पर q माइनस x है, क्योंकि टोटल चार्ज q होना चाहिए था। है, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब इस बंदे को अर्थ कर दिया गया है, यानी कि धरती में भी चार्ज जा सकता है, धरती से भी चार्ज आ सकता है, इसलिए अब इस बंदे का टोटल चार्ज कंजर्व नहीं है। ध्यान सुनना। तो अगर तुमने अंदर x माना है, बाहर q माइनस x मान लिया, गलत हो जाएगा भाई साहब, गलत हो जाएगा, क्योंकि अब की बार टोटल चार्ज कैपिटल Q रहना जरूरी नहीं है। धरती में से कितना चार्ज आया हमें क्या मालूम, हो सकता है कुछ चार्ज धरती में चला गया हो। दक्षित जी ध्यान से देखिएगा, सही नहीं है आपका जवाब। तो मान लिया x, मान लिया y, यहां तो हो नहीं सकता। अब x कैसे निकालूं? गॉस लॉ से। कैविटी में कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहां पे काय का चार्ज है, इसलिए x का आंसर है 0। वाई कैसे निकालूं? पोटेंशियल 0 करना है। सर जी किसका पोटेंशियल, इसका या इसका? जवाब है एक ही बात है। आजा इसका करते हैं, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल के क्यू बटा रेडियस, बाकी अंदर वाले साले सब 0 ही हैं, तो काहे का पोटेंशियल, सो दिस मस्ट बी 0, दैट्स वाई वाई हैज ऑल्सो बिकम 0, इसलिए y हैज बिकम 0। तो जवाब है 0 और 0। बोलो किसने सही किया? मान लिया चार्ज x, मान लिया चार्ज y, दोनों को मिला करके Q नहीं है। अब की बार ये गलती मत कर देना, क्योंकि अब की बार धरती से चार्ज आ भी सकता है, धरती में जा भी सकता है, इसलिए द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए अब दो वेरिएबल हो गए। देखो ये x और y दो वेरिएबल हो गए, दो इक्वेशन कहां से आएगी? पोटेंशियल तो एक का ही 0 करना है, तो दो इक्वेशन नहीं आ सकती, यानी कि एक आंसर किसे निकाला हमने? गॉसियन लॉ से। हमने बनाया यहां पर एक गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट का, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट का
इलेक्ट्रिक फील्ड, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है तो चार्ज एनक्लोज्ड जीरो है, इसलिए एक्स की वैल्यू जीरो है। बाहर अंदर कैविटी में कोई चार्ज होता तब तो यहां पर कोई चार्ज होता। मान लिया सबसे बाहर वाले का भाई है। इक्वेशन लिखी, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो की वजह से पोटेंशियल जीरो आएगा, स्केलर क्वांटिटी है, अंदर कोई चार्ज है नहीं, सिर्फ खुद की वजह से पोटेंशियल लिखा के क्यू बटा रेडियस, बट दैट मस्ट बी जीरो बिकॉज इट हैज बीन अर्थड, यानी कि वाई हो गया जीरो, यानी कि सारा सारा चार्ज कहां चला गया, धरती में। इट मस्ट नॉट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। कोचिंग के बाहर एक, अगर तुमने देखा हो, लगा हुआ है जनरेटर। जनरेटर से जब तुम पास से गुजरते थे तो तुमने नोटिस किया होगा वहां पर एक तार होता था जिससे कई बार पैर भिड़ जाते थे। वो तार क्या था, वो तार अर्थिंग का ही तो है। उस तार से क्या किया गया है, उस तार को, इस कंडक्टर है ये जो अपना बंदा है, क्या बोलते हैं इसको, जनरेटर, इट इज अ कंडक्टर, उससे टच करके और धरती में 10-11 फुट पर अंदर डाल दिया गया है, ताकि अगर कभी गड़बड़ हो जाए, बिजली गड़बड़ हो जाए, यानी कि उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाए तो सारा का सारा चार्ज धरती में चला जाएगा और करंट नहीं आएगा। इट मस्ट नॉट बी सरप्राइजिंग फॉर यू। बोलो 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 बोलो। तो सारा बाहर वाला चार्ज कहां गया, धरती में चला गया। सर क्या हमेशा होगा, रटना नहीं है, गलत हो जाएगा। बच्चे क्या रखते हैं कि अर्थिंग करने से सारा चार्ज धरती में चला जाता है। अरे नहीं भाई, तो सर फिर क्या रखना है, अर्थिंग करने से जिस बंदे को अर्थ किया उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। किताबों में क्या लाइन लिखी हुई है, अर्थिंग करने से सारा चार्ज धरती में चला जाता है। वो इस क्वेश्चन में तो सही है, अगले क्वेश्चन गलत हो जाएगी। नियम इतना ही है, नियम इतना ही है भैया, नियम इतना ही है, नियम इतना ही है। इस तरह के खूब सारे सवाल आपको आज की डीपीवी में दिखेंगे, खूब सारे सवाल आपको, लेकिन मेरे पास चूंकि टाइम की कमी है तो मैं ज्यादा नहीं करवा सकता हूं। हाँ, लेकिन डीपीवी में बहुत सारे सवाल दिखेंगे आपको इस तरह के, ठीक है। रटना क्या है, फाइनल बता रहा हूं, रटना क्या है, कंडक्टर के बल्क में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पहला पॉइंट। बाकी सब उसके उसी से निकले हुए रिजल्ट्स हैं। दूसरा पॉइंट, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, खत्म बात। फिर उसके बाद में आज क्या ज्ञान दिया, अगर दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए या आपस में तार से जोड़ दिया जाए तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है जी, सेम। और धरती भी एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल जीरो है, तो किसी को अगर धरती से कनेक्ट कर दिया तो धरती का भी पोटेंशियल जीरो है, इसलिए उस बंदे का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। खेल खत्म। इतना ही मुझे आता है, इतना ही आता है मुझे। एक क्वेश्चन करो। दो गोले हैं, ये मत पूछना सर जी हॉलो है कि सॉलिड है। क्यों नहीं पूछे सर? क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई चार्ज रखा ही नहीं है। सो चार्जलेस कैविटी इज एज गुड एज बल्क। यानी इस क्वेश्चन में तुम इनको गोला सॉलिड मानो तो भी वही आंसर आएगा, हॉलो मानो तो भी वही आंसर आएगा। तो बहुत ही आसानी से मैं सॉल्व कर सकता हूं। मान लिया फाइनल चार्ज इस पर है x, इसलिए इसका चार्ज है 8q माइनस एक्स, क्योंकि दोनों बंदों का चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। आजा पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल लिखते हैं। इस बंदे का पोटेंशियल
के क्यू बटा, सर कहां का लिख रहे हो, सेंटर का लिख रहे हो कि इसका लिख रहे हो, एक ही बात है भाई। ध्यान से देखो, ये रुको, इज इक्वल टू केस टाइम्स 8q माइनस एक्स अपॉन 2r। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यहां पे नई चीज बता रहा हूं। इसका पोटेंशियल लिखा kx बटा आर, बराबर कर दिया इसका पोटेंशियल k इंटू 8q माइनस एक्स बटा 2r। बताइए इस इक्वेशन में कोई गलती लग रही है तो, अगर आपको गलती लग रही है तो हां करिए, नहीं लग रही है तो ना करिए। इस इक्वेशन में कोई गलती लग रही है क्या? क्या गलती लग रही है? दक्षित बताएगा, दक्षित क्या गलती लग रही है बेटा? बहुत बढ़िया, कि भाई साहब इसका पोटेंशियल तुमने इसकी वजह से तो लिख दिया, इसकी वजह से कौन लिखेगा? तो अब सुन लो, अब सुन लो, किताबों में ये सारे के सारे सवाल ऐसे ही किए हुए हैं, क्योंकि ये माना गया है कि ये तार इज वेरी लॉन्ग। सर जी अगर वेरी लॉन्ग नहीं हुआ तो इस बंदे का चार्ज इसकी उपस्थिति में नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म की वजह से बाहर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना संभव नहीं है। यानी ये इक्वेशन केवल तभी सही है जब ये दोनों बंदों को तार लगाया गया हो बहुत ही दूर दूर करके, वरना लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। सुनो बेशर्मी लोगों की बेशर्मी सुनना। लोग कहते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 आर है, मान ले। लोगों की बेशर्मी मेरी नहीं है, लोग कहते हैं इनके बीच की डिस्टेंस 8 आर है, फिर भी साले यही इक्वेशन लिखते हैं और आंसर को सही करते हैं। गलत है वो, लेकिन मैं क्या करूं? तो वेरी लॉन्ग बोलना जरूरी है ताकि यहां पर उसकी वजह से पोटेंशियल लिखने की जरूरत ना पड़े, उसके ऊपर इसकी वजह से पोटेंशियल लिखने की जरूरत ना पड़े। आंसर ऐसे निकालना, हमेशा हर किताब में ऐसे निकाला हुआ है। लेकिन अगर इनके बीच में डिस्टेंस फाइनाइट है तो ये इक्वेशन गलत है। तो वे सही कौन सी है? उस केस में लिख नहीं पाते ना। प्रॉब्लम ये है क्योंकि जैसे ही ये बंदा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा उसकी वजह से बाहर पोटेंशियल लिखना नहीं आता। जी हां, आईआईटी में भी यूं ही करना है। आईआईटी में भी एक सवाल आ रखा है, क्या? दो गोलों को टच किया, सुनना, दो गोलों को टच किया। अब साला सॉल्व कैसे किया है? सिर्फ इसका पोटेंशियल बराबर सिर्फ इसका कर दिया। गलत है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जेई में भी ऐसे ही करना है। मैं तो बताने वाला था कि सही तो तब है जब इनको बहुत दूर रखा गया हो। अब आंसर निकाल लेना। आंसर का मैंने आंसर निकालने के लिए नहीं दी थी तुम्हें ये क्वेश्चन, मैंने ये इसलिए दिया था कि यू मस्ट नो दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट ओनली व्हेन दे हैव बीन प्लेस्ड वेरी फार, एंड इवन इफ दे हैव नॉट गिवन इट। अगर उन्होंने सालों ने बीच में डिस्टेंस कुछ दे भी दी या ये भी बोल दिया कि उनको टच कर दिया गया है, तो भी तुम्हें यही करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। बातें लिखते चले जाना। ये एक इर्रेगुलर शेप का कंडक्टर लिया है मैंने, ठीक है, और इसको मैंने, और ये पूरा सॉलिड अंदर से, और इसको मैंने कुछ चार्ज पकड़ा दिया, ऐसे अंदर डाला और छोड़ दिया। अब ये चार्ज इस पर किस तरीके से रहता है इसका डायग्राम देखें। ये चार्ज इस पर किस तरीके से रहता है, तो जवाब है कि ये यूनिफॉर्म नहीं रहता है, बल्कि कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, बीच वाला मिटा रहा हूं मैं, ध्यान रखें, ये मैंने सॉलिड लिया हुआ है। ओके, सॉलिड लिया हुआ है एकदम। मान लो मैंने कुछ प्लस चार्ज दिया है,
कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कि जहां पर चोंच है वहां पर चार्ज बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हुआ है। इनफैक्ट हर जगह की जो चार्ज डेंसिटी है यानी सिग्मा लोकल, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर। इसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता मैं, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद करना है आपको। जहां पर बहुत ही फ्लैट टाइप का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही बड़ी है, वहां पर सिग्मा बहुत ही थोड़ा है, देखो। लेकिन जहां पर एकदम चटाक से गोला ऐसे हो गया, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटी हो गई, वहां पर सिग्मा बहुत ही ज्यादा है। ओके, इस पे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन पता होना चाहिए। इसका कोई प्रूफ नहीं है भैया, किताबों में देख लिया, नेट पे देख लिया, कोई प्रूफ नहीं है। सिग्मा लोकल, लोकल का मतलब क्या है? लोकल मतलब अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग चार्ज डेंसिटी होगी। टोटल चार्ज जितना भी दिया है वो सारा सारा आउटर सरफेस पे होगा, अंदर तो चार्ज जीरो होगा, लेकिन जो आउटर सरफेस पे होगा वो रैंडमली नहीं होगा, बल्कि इस प्रकार से होगा कि ये सारे के सारे चार्ज ने मिलकर अंदर हर पॉइंट पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पैदा किया होगा। सिग्मा लोकल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ROC स्क्वायर। और देख लो, अगर मान लो कंडक्टर इस तरह से है, ओके, टक 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 टक, फिर से तुमने कोई चार्ज दे दिया, फिर से तुमने कोई चार्ज दे दिया, 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा है। और बाहर वाला कैसा दिखेगा? ठीक वैसा ही। अब बाहर बना रहा हूं मैं, खुला खुला खुला, टाइट 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 टाइट। जहां पे चोंच आ गई वहां बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, जहां पर खुला है वहां पर बहुत ही कम। इनफैक्ट ये कहानी आपने शायद बचपन में सुनी होगी, ध्यान से देखिएगा। क्या आपको अगर ध्यान हो, बहुत पुराने घर अगर आपने कभी देखे हो बचपन में, तो पहले क्या होता था कि लोग बाग बिजली के गिरने से बहुत डरते थे। बिजली गिरना समझते हो ना, कि क्या होता है कि जो मतलब पार्टिकल्स हैं उनकी क्या टक्कर होती रहती है बादलों के अंदर, तो उस टक्कर से क्या है, बहुत सारी लाइट पैदा होती रहती है। और वो लाइट कभी कभी मूसलाधार बारिश में, जब पानी बहुत तेज बहता है तो पानी की जो एक धारा बन जाती है, जो इतनी बड़ी कंडक्टर होती है, तो बिजली जो है वो जमीन पर आ जाती है। एंड समटाइम्स पीपल डाई ऑल्सो। तो पुराने लोग इससे बहुत डरते थे, इसलिए बहुत पुराने घरों में, आजकल तो नहीं दिखता है, बहुत पुराने घरों में छत के ऊपर एक तीखा सा चोंच टाइप का या त्रिशूल टाइप का लगा होता था, अगर आपने देखा हो तो। पर्पस क्या था? ऐसा कंडक्टर लगाओ जिसकी चोंच बहुत ज्यादा हो। चोंच की प्रॉपर्टी यह है कि चोंच के पास में सबसे ज्यादा चार्ज को अट्रैक्ट करने की काबिलियत है। तो जब बिजली गिरती थी तो वो उसके आसपास ना गिर के उसी के ऊपर गिरती थी, और उसको बोलते थे हिंदी में तो तड़ित चालक। तड़ित मतलब लाइट, चालक मतलब कंडक्टर, हिंदी में बतानी, इंग्लिश में बतानी क्या बोलते थे। और उसको जो है धरती से कनेक्ट किया होता था, एकदम धरती से कनेक्ट किया होता था, और धरती से कनेक्ट करने की वजह से वो जो बिजली गिरती थी तो वो मकान को नुकसान ना पहुंचाकर वहीं से सीधा धरती में चली जाती थी। धरती हमारी माता है। धरती कहती है तुम्हारे पास कभी भी 5, 7, 10, 15, 20, 25 लाख इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो ना तो मुझे दे देना, और अगर तुम्हें कभी 5, 7, 10, 15, 20 लाख इलेक्ट्रॉनों की जरूरत हो तो मुझसे ले लेना। In fact, let me make it more interesting. This effect, कौन सा इफेक्ट? कि कंडक्टर की चोंच पर चार्ज ज्यादा रहता है। इट हैज अ फनी नेम, बता दूं? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। हाँ, एक बच्चे ने बोला कोरोना डिस्चार्ज ऐसी कोई चीज है। साला कोरोना यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, हाँ, HCV में भी दिया, एक बच्चा कह रहा है। तो ये अलग से चर्चा करेंगे वैसे कोरोना इफेक्ट की हम, है ना, कैपेसिटर चैप्टर में। फिलहाल ये ऐसे ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज नहीं बता रहा हूं।
लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखो। हर कंडक्टर के सरफेस के, हर कंडक्टर के सरफेस के बिल्कुल आसपास, बिल्कुल आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ध्यान रखें, लिख लीजिए, ध्यान रखें कि यह बात, ध्यान रखें कि यह बात ज्यादा दूर वाले पॉइंट्स के लिए नहीं है। ध्यान रखें कि यह बात ज्यादा दूर वाले पॉइंट्स के लिए नहीं है। आइए बताते हैं कि परपेंडिकुलर होने का क्या कारण है। बहुत ही आसान कारण है, आइए देखते हैं। भाईजान डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर किसी भी रास्ते से जाओ, देयर मस्ट बी नो वर्क डन एट ऑल। तो बंदे ने डिसाइड किया कि मैं ए से लेकर बी तक जा रहा हूं। चूंकि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, इसलिए ए से बी तक जाने में कोई काम नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कौन से रास्ते पर कोई काम ना होना चाहिए? जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब हर रास्ते पर वर्क डन 0 होना चाहिए। अंदर ही अंदर गया, बहुत ही इजीली फील हो जाएगा कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि अंदर तो बल्क है। इस रास्ते से जाऊं, सरफेस के अलोंग 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 अलोंग, इस रास्ते पर भी 0 ही होना चाहिए। और इस रास्ते पर 0 तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह परपेंडिकुलर हो। सर जी व्हाट अबाउट दिस रास्ता? इस रास्ते पर भी आंसर तो 0 ही होगा। संभव है यहां से लेकर यहां तक पॉजिटिव 5 जूल किया हो और वापस आने में -5 जूल किया हो, लेकिन सरफेस के अलोंग अगर और कोई डायरेक्शन हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 0 नहीं आएगा, लेकिन होना चाहिए 0। इसलिए ये लाइन लिखवाइए कि कंडक्टर के सरफेस के आसपास ऑलवेज द वेक्टर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें। सर सीख तो लिया, हाँ तो हमने रेगुलर शेप वाले बंदों की जैसे सीख लिया था। इररेगुलर शेप में क्या अगर फंडा कोई लगाना चाहें तो आइए देखते हैं। मैं एक गॉसियन सिलेंडर बना रहा हूं, एक गॉसियन सिलेंडर बना रहा हूं जो कि इस तरीके से इसको कट कर रहा है। पूरी क्लोज्ड 3D बॉडी है और कुछ हिस्सा अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर है, और यह बहुत ही छोटा सिलेंडर लिया गया भैया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस प्रकार से है। मैंने लिया ही बहुत छोटा सिलेंडर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, क्योंकि कंडक्टर के बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेट अस से इसका एरिया है A। यूजिंग गॉसियन लॉ फ्लक्स निकालने के 2 तरीके हैं, एक है मॉड E मॉड dA cos थीटा और एक है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। मॉड E एकदम पास बात कर रहा हूं, एकदम पास, और वो भी एकदम बाहर भी ज्यादा दूर नहीं जाना है, और ये सरफेस भी बहुत छोटा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लिया, इट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि मैं एकदम इसके पास पूछ रहा हूं। इनटू एंगल देखना, ध्यान से देखना एंगल। इस एरिया के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री है।
इंटू इंटीग्रेशन डी ए यानी कि एरिया ए। व्हाट अबाउट दिस सरफेस? अच्छा, इसके अंदर वाले की तो बात ही मत करना मेरे से, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो काहे का फ्लक्स है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बिल्कुल है, लेकिन वो एरिया के परपेंडिकुलर होने की वजह से इसमें से भी फ्लक्स जीरो है। सिर्फ इसमें से फ्लक्स आ रहा है कितना? E इंटू ए इंटू कॉस जीरो बराबर व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज्ड 3D बॉडी। इस क्लोज 3D बॉडी के यहां कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, सिर्फ यही चार्ज है, तो इसके सरफेस पर है। कितना है वो? सिग्मा लोकल इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एरिया से एरिया कटेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा लोकल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और साथ में मैंने लगा दिया एक एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है जी? एन कैप का मतलब है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। लिख लीजिए, इतना याद होना चाहिए आपको, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा सवाल नहीं आए हैं इर्रेगुलर शेप कंडक्टर पर। जेई में मुझे नहीं लगता कोई एक आधा सवाल आया हुआ है बस, लेकिन मैं तो करवा रहा हूं। सिग्मा लोकल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ऐसा एक फॉर्मूला पहले भी देखा था, या तो वो था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। वो एक अलग दुनिया थी, वो इनफाइनाइट शीट थी। ये सिग्मा लोकल अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप है। मजा आएगा। पर क्या करूं यार, इतने तरह के सवाल हैं, इतनी तरह के सवाल हैं, इसलिए चैप्टर में तुम खुद नोटिस कर लो, मैंने कोई सवाल रिपीटेटिव नहीं करवाया यार। तो मुझे दोष मत देना, सर जी इतना लंबा चैप्टर पढ़ाते हो आप, मैं क्या करूं भाई। है ही इतना लंबा। हाँ, लेकिन इसके बाद हमारे 12th में कोई भी टॉपिक जो है वो इतना लंबा नहीं है। सिग्मा लोकल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एन कैप क्यों लगाया? क्योंकि ये बताने के लिए कि कंडक्टर के सरफेस के सिर्फ आसपास की बात कर रहा है, ये एकदम पास की बात कर रहा है। ज्यादा दूर चले गए तो पता नहीं भाई, ज्यादा दूर चले गए तो पता नहीं है। क्यों नहीं पता सर? क्योंकि ज्यादा दूर जाने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं रह जाएगा, तो मुझे फ्लक्स लिखना नहीं आता। ठीक है, ये वाला जो डेरिवेशन है, ये वाला डेरिवेशन शायद एनसीईआरटी में भी है, आप देखिएगा, मुझे नहीं पता है, याद नहीं है मुझे, शायद एनसीईआरटी में भी है, तो फिर ये बोर्ड में आ सकता है, आपको याद होना चाहिए। कंडक्टर के सरफेस के जस्ट पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा, वहां की लोकल, पूरी नहीं, वहां की लोकल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैप। इट शोज द डायरेक्शन। ठीक है, बस अब मेरा काम लगभग खत्म है। सर अभी खत्म हुआ चैप्टर? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का वेटेज जो लगभग 35% है भाई, मतलब पूरे जेई में 25% है। ठीक है, पूरे जेई में 25% है। सिग्मा लोकल क्या है? हर जगह अलग अलग है ना, हर जगह अलग अलग है, तो यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो कहां की पूछ रहे हो? लोकल। चलिए फिर, और भी बचा हुआ, अभी क्या क्या बचा हुआ? अभी बचा है इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स, तो इनफाइनाइट शीट तो बताई थी ना, वो जो शीट थी वो नॉन कंडक्टिंग थी। ओके, तो होमवर्क के लिए मैं आपको एक दो सवाल दे रहा हूं, आपको करने हैं। पुराने ज्ञान पे दे रहा हूं, पुराने ज्ञान पे दे रहा हूं। हाउ डू वी नो दैट द एरिया ऑफ द, ये तो हमने बनाया है भाई, नो क्या, ये तो हमने ऐसे बनाया है, हमने बनाया है ऐसा। इनफाइनाइट शीट के ऊपर अब बहुत सारे सवाल हमारे को करने हैं, इसलिए पुराने कचरे को रिवीजन करने के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं इनफाइनाइट शीट के। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट शीट है, यानी लंबाई में तो इनफाइनाइट है, लंबाई चौड़ाई में तो इनफाइनाइट है, लेकिन चौड़ाई में फिक्स है, और सिग्मा दिया हुआ है गिवन। ये कोई पॉइंट है ओ, ये यहां से डी डिस्टेंस पर है, फाइंड
वेक्टर ई एट ओ। चार्ज डेंसिटी है इस पर। सर ये कंडक्टर है क्या? ना ना ना, कंडक्टर का कोई एम नहीं है। ये एक सवाल। दूसरा सवाल, अगले सवाल में मैंने एक शीट ले ली है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, चौड़ाई इनफाइनाइट है, लेकिन मोटाई W है। इसलिए लिखा हुआ है इनफाइनाइट इंटू W। W इज गिवन। और अब की बार मैंने चार्ज डेंसिटी सिग्मा ना दे करके, चूंकि अब की बार वॉल्यूम भी है इसलिए दे दिया है रो। और पूछा है इस पॉइंट S पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। और तीसरा क्वेश्चन है, ये W है, ये एक पॉइंट और है यहां पर इसी के अंदर ही, लेट अस से पॉइंट का नाम है P, और ये डिस्टेंस है W/3। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ऑल्सो। ये तो इसी के प्लेन में है, ठीक है। ये इस तरह से शीट है, उसी के प्लेन में इधर है। ये कैसे है जी? ये शीट यूं है और इसके पीछे एक पॉइंट है। ये कहां पे जी? इसके बीच में कहीं है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा जी? σ/2 एप्सिलॉन 0। किसी भी इनफाइनाइट शीट की वजह से, लेकिन वो इनफाइनाइट शीट कौन सी थी? इनफाइनाइट इंटू चौड़ाई मोटाई 0। इसलिए ये सवाल बने हैं, क्योंकि ये तो वैसी शीट नहीं है। ये कैसी है? ये शीट थोड़ी सी मोटी है। ये शीट वैसे तो मोटी नहीं है, लेकिन ऐसे इसे पिचका करके हल कर दिया गया है। सोचिएगा, करके लाइएगा। होमवर्क लिखिए। नेक्स्ट डीपीपी। मेरे ख्याल में बच्चों को ये समझ में आ चुका है कि क्लास के नोट्स को रिवाइज करे बिना डीपीपी करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज आप लोग डीपीपी करने से पहले क्लास के नोट्स को रिवाइज करें, और आज की डीपीपी करने में आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए बंद कर रहे हैं।